तो आज स्टार्ट करें हम स्टेट ऑफ मैटर का फोर्थ लेक्चर, जिसमें पढ़ेंगे हम क्रॉम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, क्रॉम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्रॉम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हमें बताता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, रेट ऑफ डिफ्यूजन को। ठीक है, ग्राम का विसरण नियम जो कि हमको बताता है क्या, विसरण की दर को। सबसे पहले समझना होगा कि विसरण होता क्या है। ठीक है, जब हम घर के अंदर मान लो कि अगरबत्ती लगाते हैं, ठीक है, एक कोने में अगरबत्ती को लगाए लेकिन उसकी खुशबू धीरे धीरे क्या होती है, पूरे कमरे के अंदर फैलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस खुशबू का एक जगह से दूसरी जगह पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, मान लो एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर मैंने पानी भरा और उसमें एक बूंद किसकी डाली, इंक की डाली। इंक जैसे डालूंगा वो क्या होने लगेगी, पूरे ग्लास के अंदर मिक्स हो जाएगी, फैल जाएगी। उसी फैलने को रेट, फैलने को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। उसी की स्पीड को काउंट करने को बोला जाता है क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन समझ में, डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे फैलना, या उसके हाई कंसंट्रेशन से कहां पे जाना, लो कंसंट्रेशन पे जाना और फैल जाना। ठीक है, डिफ्यूजन का है मूवमेंट ऑफ gaseous molecule from its high pressure to low pressure। ठीक है, जैसे मैंने पानी के अंदर एक ड्रॉप डाली किसकी, इंक की, तो वहां पे इंक का, ठीक है, पानी का नहीं, इंक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा या इंक का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन पानी के अंदर इंक का प्रेशर है क्या, नहीं, तो वो हायर प्रेशर से कहां पे फैलेगा, लोअर प्रेशर की तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और उसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, एक और चीज आती है यहाँ पे क्या, इफ्यूजन। इफ्यूजन, इफ्यूजन होता है क्या, जब बहुत ही छोटी जगह से डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, तो उसी फिनोमेना को बोला जाता है क्या, इफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन फ्रॉम स्मॉल होल, बहुत ही छोटे किसी छिद्र से डिफ्यूजन की या विसरण की प्रक्रिया जो होगी तो उसको बोला जाएगा क्या, इफ्यूजन। समझ में आया। इस तरीके से क्या होता है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन को हम परिभाषित करते हैं। उसके बाद में हमको पढ़ना है क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो समझ में आया डिफ्यूजन क्या होगा, इफ्यूजन क्या होगा। जब छोटी जगह से डिफ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, नोट नोट कर लिया, देखो समझाता है डिफ्यूजन। मान लो एक कंटेनर लिया मैंने, यहाँ पे किस केस है जिसका प्रेशर कितना है, 10 atm। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं डिफ्यूजन बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस जगह को हटा दिया, है ना, जो बीच में पार्टीशन था उसको क्या कर दिया, अलग हटा दिया। अलग हटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 10 atm जो प्रेशर है गैस का, इनिशियली कितना था, यहाँ पे 0 atm होगा, कोई भी गैस नहीं है। अब जैसे पार्टीशन को मैं हटाऊंगा, ठीक है, उसके बाद में क्या होने लगेगा, ये गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, फैलने लगेंगे दोनों तरफ। ठीक है, मान लो इस तरीके से मैंने पार्टीशन को हटा दी, तो इस तरफ भी प्रेशर हो जाएगा 5 atm, इस तरफ भी हो जाएगा कितना, 5 atm। मान के चल रहे हैं हम कि दोनों की तरफ टेम्परेचर क्या है, सेम है, दोनों की तरफ जो मास है वो क्या है, सेम है, दोनों तरफ का वॉल्यूम क्या है, सेम है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर है यहाँ 10 atm था, 0 था, ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बढ़ जाएगा। इस तरीके की जो प्रोसीजर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। इफ्यूजन को समझते, इफ्यूजन क्या होगा। मान लो इसी कंटेनर को मैं लेता, यहाँ पे प्रेशर है 10 atm और मैंने यहाँ पे कितना है, 0 atm, और मैंने एक छोटी सी जगह बनाई यहाँ पे, बहुत छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा होल बना दिया मैंने, और इसके अंदर से धीरे धीरे डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी तो उसी प्रोसेस को बोला जाएगा क्या, इफ्यूजन। इफ्यूजन, ठीक है। इस भी प्रोसेस के बाद क्या हो जाएगा, दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 5 atm, यहाँ भी हो जाएगा 5 atm। ठीक है, इस तरीके की जो प्रोसेस होगी उन्हीं को क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। समझ में, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या डिफरेंस होगा। जब छोटी सी जगह से डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी तो उसी को क्या बोला जाएगा, इफ्यूजन बोला जाएगा। मतलब इफ्यूजन जो है वो एक टाइप है किसका, डिफ्यूजन प्रोसेस का। ठीक है, नोट कर लो। ठीक, एक और एग्जांपल से समझाता हूं इनको। मान लो इसी तरीके से मेरे पास में एक कंटेनर है,
यहाँ पे है 10 atm प्रेशर है नाइट्रोजन का और यहाँ पे है 10 atm ऑक्सीजन का, ठीक है। आफ्टर इफ्यूजन, इफ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। इफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होगा, एक छोटा सा हम यहाँ पे छेद बना देंगे, छिद्र बना देंगे, तो क्या होगी, गैसें एक्सचेंज होने लगेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन यहाँ ही रहेगी और ऑक्सीजन यहीं रहेगी, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन इधर चली जाएगी, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ जाएगी। हमने माना कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, टेम्परेचर दोनों तरफ कितना है, सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों तरफ कैसे जाएगी, ठीक है। नेचुरली कोई भी प्रोसेस कब चलती है, इक्विलिब्रियम तक चलती है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाए, सेम होने लग जाए। सेम कब होगा, जब यहाँ पे हो जाए क्या, 5 एटीएम नाइट्रोजन का हो जाए और 5 एटीएम किसका हो जाए, ऑक्सीजन का हो जाए। इधर भी क्या हो जाए, 5 एटीएम नाइट्रोजन आ जाए और 5 एटीएम पे कौन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। इस तरीके की जो प्रोसेस होगी, देखो दोनों तरफ 10-10 एटीएम थी और अपनी अपनी सेपरेट गैसें थी। जब उनको मैंने अलग कर दिया, या दोनों की क्या बना दी, जगह बना दी एक दूसरे में डिफ्यूज होने की, तो क्या क्या, थोड़ी सी नाइट्रोजन उधर चली गई, थोड़ी सी ऑक्सीजन इधर चली गई, दोनों की कंडीशन कैसी बन गई, जैसी बन गई, सेम बन गई, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई पार्टीशन ही नहीं, जैसी गैस इधर है वैसी गैस क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। इसी को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे इफ्यूजन बोला जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया। अब आता है रेट ऑफ इफ्यूजन, ठीक है। इसे बोला जाएगा विसरण की दर। विसरण की दर जो होगी, अब बताओ विसरण की दर या विसरण की क्या बनना, स्पीड, रेट ऑफ डिफ्यूजन कब ज्यादा होगी, कोई हल्का पार्टिकल जल्दी से डिफ्यूज होगा या भारी पार्टिकल होगा, हल्का पार्टिकल जल्दी से दूर चले जाएगा या भारी पार्टिकल जाएगा, ऑब्वियसली हल्का पार्टिकल जाएगा। मतलब कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के, जितना ज्यादा मास होगा उसके डिफ्यूजन की रेट क्या होगी, उतनी ही कम होगी। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। और यहाँ पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ मास के, ठीक है। कब होगा, व्हेन प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर तीनों चीज की रेशियो कांस्टेंट हो, रेशियो कांस्टेंट हो, तब जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलर मास की। एम का मतलब क्या हो जाए, एम बराबर मोलर मास। मान लो कि इन चीजों को हम कांस्टेंट नहीं रखें, प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर को, तब अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डिफ्यूजन की, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से करते हैं, ठीक है। तो आर जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी ए अपॉन में अंडर रूट के अंदर टी इंटू में। ये इन चारों चीजों के साथ रिलेशन होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में यही होता है कि प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, चेंज किसको करते हैं, मोलर मास को करते हैं। इसलिए फार्मूला कौन सा काम आएगा हमारे लिए, ये वाला फार्मूला काम आएगा, ठीक है। अब देखो बात, फिर यहाँ पे P मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर, दाब, A का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ होल, होगा ना, एरिया ऑफ होल, होल का एरिया जितना बड़ा होगा उसमें से गैस क्या हो जाएगी, उतनी जल्दी क्या होगी, डिफ्यूज होगी, मतलब रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एरिया के। रही बात T की, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तीसरी बात है एम, एम का मतलब मैं बता चुका हूँ क्या होता है यहाँ पे, मोलर मास होता है, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन होता है किसमें, रेट ऑफ डिफ्यूजन में और बाकी फैक्टर्स में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। चलो अब देखते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक। फर्स्ट कंडीशन में पढ़ते हैं, देखो क्या हो सकता है, व्हेन एरिया, प्रेशर, कॉमन टेम्परेचर क्या हो, तीनों के तीनों कांस्टेंट हो। तीनों को अगर मैं कांस्टेंट रख के बात कर रहा हूँ तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसका, अंडर रूट ऑफ एन के। इसका मतलब बोल सकता हूँ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर M2 अपॉन में M1 के। तो एक फार्मूला ये बन जाता है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जब आते हैं हमसे पूछे जाते हैं, किस पे पूछे जाते हैं, रेशो पे पूछे जाते हैं। रेशो की बात होगी तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं किसके साथ रिलेशन, ये तो हमने देखा मोलर मास के साथ। अब हमको एक और चीज रिलेशन पता है कि डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है Pm अपॉन में RT के। इसका मतलब जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास के, क्योंकि हमने P और T को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और R भी अपने आप में क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है। मतलब कि D डेंसिटी जो होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मोलर मास के। मतलब कि मास की जगह मैं किसको रख सकता हूँ, यहाँ पे डेंसिटी को भी रख सकता हूँ। तो हो जाएगा R1 बटे R2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर T2 अपॉन में T1।
ये बनेगा हमारे लिए दूसरा फार्मूला। उस कंडीशन में जब एरिया, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब क्वेश्चन में तीनों चीजें कोई बात नहीं की हो, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं किया हो, तो अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। ठीक है, नोट करो, फिर करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर सिमिलर प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया। ठीक है, हमको बोल देगा प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया को क्या रखा हमने, सेम रखा। तो हमको बताना है कि हीलियम और मीथेन के रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, पहले आर ऑफ हीलियम अपॉन में आर ऑफ CH4 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एम ऑफ CH4 अपॉन में एम ऑफ हीलियम। लिख सकता हूँ ना, यहाँ R1 अपॉन R2 को क्या लिखा था हमने, N2 अपॉन N1, मतलब उसको जिसके रेट यहाँ लिखे उसका मास का लिखना पड़ेगा यहाँ, जिसके रेट यहाँ लिखे उसका मास का लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो रेशो लिखना है हमको, तो R हीलियम अपॉन में R CH4 इज इक्वल टू अंडर रूट, CH4 का मास बोले कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, हीलियम का कितना होता है 4, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ बचा कितना अंडर रूट 4 का मतलब कितना आ जाएगा 2, मतलब आंसर आ जाएगा 2/1, मतलब कि 2:2। ठीक है, इस टाइप से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, CH4 एंड SO2। ठीक है, हमको हीलियम, मीथेन और SO2 के रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो बताना है। तो लिख सकते हैं हमें R ऑफ He हमसे पूछा है इज टू R ऑफ CH4 इज टू R ऑफ SO2 पूछा हमसे। ठीक है, किसके बराबर होंगे, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ MHE is to 1 upon under root mass of CH4 is to 1 upon under root में mass of SO2। ठीक है, चलो रख दो तीनों का मास, 1 upon under root हीलियम का कितना होता है 4 is to 1 upon में under root के अंदर CH4 का कितना होता है 12 और 4 16 is to 1 upon में under root के अंदर इसका कितना आ जाएगा 32 और 32 कितना हो जाएगा 64। चलो तीनों को बाहर निकाले तो ये बचे हमारे पास में 1/2 is to 1/4 is to 1/64 का मतलब किया जाएगा हमारे पास में 8, पूरे में 8 से इंटू कर दो तो 8 से कैंसिल होगा, है ना, तो हो जाएगा 8/2, इधर लिखना है इस टू 8/4 इस टू 8/8, मतलब 8 से कैंसिल होगा 1, 4 से कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे कितना 4, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 4:2:1। ठीक है, इस टाइप से क्या करेंगे ना, 2 से ज्यादा वाला रेशियो दे देता हूँ, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है, हमसे बोला गया है कि किसी अननोन गैस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 1.73 टाइम्स कम है। ठीक है, तो हमको बताना है कि उसका मोलर मास क्या होगा। ठीक है, निकाल दें तो हम लिख सकते हैं R ऑफ O2 अपॉन में R ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू होगा अंडर रूट का अननोन गैस का मास अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन, ये लिखेंगे। मान लो कि ऑक्सीजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी 1.732 है, मान लो अननोन गैस की कितनी है R है, इज इक्वल टू मास ऑफ अननोन गैस निकालना है, मान लो कितना है x है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हमको पता है कितना होता है 30, कितना हो जाएगा 30। चलो सॉल्व कर सकते हैं, इसको करते हैं, बताओ पॉइंट का यहाँ से क्या करना है अंडर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर दो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर देखो। अब 1.732 का स्क्वायर करना है हमको, तो एक काम करते हैं 1.732 को ध्यान से देखो, इसको अंडर रूट 3 बोलते हैं। ठीक है, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, मतलब कि अंडर रूट 3 का क्या करना है हमको स्क्वायर करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन में, अच्छा एक काम और यहाँ पे आर ऑफ अननोन गैस का कितना रखेंगे, आर नहीं रखते हुए यहाँ कितना माने उसका 1 मान ले, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन से है 1.732 से कितना है 1.732 टाइम्स क्या है कम है, मतलब कि वो कितना होगा 1, ऑक्सीजन का उससे कितना ज्यादा है 1 है, तो इसका 1.732 टाइम्स कितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन का होगा, तो इसका कितना होगा 1.732, तो इसका कितना होगा 1 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा x अपॉन में, यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 32, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू में 3 इंटू कर दो 3 2 6 3 3 9, कितना आ जाएगा ये 96 ग्राम पर इज इक्वल टू हो जाएगा इसका मास, मतलब कि अननोन गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा 96 ग्राम पर मोल। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया।
नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन फर्स्ट देखते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे बोलेंगे हम, R1/R2 इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। इसी को क्या बोलेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के वॉल्यूम के टर्म्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी है, तो कितने टाइम में कितना वॉल्यूम हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइम पर यूनिट टाइम, कि उस छोटे से टाइम में या उस टाइम इंटरवल के अंदर कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ऐसा इसको बोल सकते हैं V1 अपॉन में T1 अपॉन में V2 अपॉन में T2, यही रेशियो ले रहे हैं ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन फर्स्ट की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, V1 अपॉन में T1। सेकंड की बात करूं R2 की, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, V2 डिफ्यूज हुआ मान लो दूसरी गैस का, कितने टाइम में, T2 टाइम में, तो कितना हो जाएगा V1/T1 डिवाइडेड बाय V2/T2, ठीक है। इसी को हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम सबको बताया कि कैसे बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन में, ये फार्मूला बन जाएगा इसके टर्म्स में हमारे पास वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है। सेकंड देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का टर्म्स में अगर हम लिखे तो क्या बोलेंगे कि भैया मान लो एक पाइप है ना, इस पाइप से किसी गैस के मॉलिक्यूल यहां से लेके यहां तक के पहुंचा, डिफ्यूजन हुआ एक तरीके टाइप्स का, यहां से गैस थी वो क्या हुई, इस सिरे से बाहर निकलना चाह रही है, मतलब ये गैस यहां से यहां पहुंची। तो इस टर्म्स में अगर हमको इसका प्रेशर को या डिफ्यूजन के रेट को मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को लेंगे हम, मान लो डिस्टेंस कितनी है, d डिस्टेंस है, तो क्या बोलेंगे डिस्टेंस, और कितने टाइम में जितने डिस्टेंस को चला तो वो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के टर्म्स में क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस बाय टाइम, जो हो जाएगी रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैं d से रिप्रेजेंट करूं तो हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू D1/T1, मतलब फर्स्ट केस में जितने डिस्टेंस रहे उतने टाइम में T1 में, मान लो सेकंड D2 डिस्टेंस चला कितने टाइम में, T2 में, ये हो जाएगी रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखना। और हमको इसको पता है कि ये क्या होती है, M2/, डेटा फार्मूला बन जाएगा इसके टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। अभी इनको अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चंस पे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इनको पर हम क्वेश्चन सभी फार्मूला को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नोट करो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इन टर्म्स ऑफ मोल, देखो टर्म आती हमारे लिए इसमें मोल में, याद रखना है सिर्फ 3 टर्म्स होते हैं, तीसरा है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल के टर्म्स में। मोल के टर्म्स में बात करें तो भैया कितने टाइम में कितने मोल क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए, है ना। मान लो T1 टाइम में N1 मोल डिफ्यूज हो गए तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, N1/T1। तो क्या बोल लेंगे हम इसको, मोल डिफ्यूज बाय रेडियन टाइम, ठीक है। उसको लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन में T1, ये फर्स्ट वाली की रेट हो जाएगी। सेकंड वाली की बात करें तो क्या लिखेंगे, N2/T2 इज इक्वल टू, हमें पता है किसके बराबर होता है ये, M2/, ये 3 टर्म्स होती है जिसका यूज हमें यहाँ पे और करना है, ठीक है। ये सब बात को हम कर रहे हैं किस कंडीशन में कर रहे हैं, ये वाली टर्म्स की बात, जब प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। चलो नोट करो, फिर इन पे क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20 ml ऑफ हीलियम डिफ्यूज इन 5 सेकंड, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज इन 10 सेकंड। हमसे ये बोला है कि 20 ml हीलियम जो है वो 5 सेकंड में डिफ्यूज हो जाती है, तब 10 सेकंड में ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, ठीक है। इसको वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, ठीक है। निकालते हैं, हमको पता है अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्या लिखते हैं, V1 अपॉन में T1 अपॉन में V2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर
m2 अपॉन में m1 के, ये लिखते हैं। चलो फर्स्ट वॉल्यूम कितना डिफ्यूज हुआ 20 ml, कितने टाइम में, t1 की वैल्यू कितनी दी है हमको 5 सेकंड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सेकंड की बात करें तो हमको निकालना है, कितने टाइम में निकालना है हमको 10 सेकंड में, तो कितना रख देंगे हम 10 रख देंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट मास किसकी बात करें हम सेकंड टाइम में, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय हीलियम, हीलियम की बात करें तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो 5 नीचे आ जाएगा और 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा, जब 5 से काटे तो कितनी बार चले जाएगा 2, तो 2 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 40 बाई v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 8, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 40 बाय अंडर रूट के अंदर, ठीक है। चलो इसको आगे सॉल्व कर लेना, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे उसमें 24 ग्राम हाइड्रोजन डिफ्यूज इन 5 सेकंड, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज इन 10 सेकंड, ठीक है। हमसे बोला कि 24 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 5 सेकंड में डिफ्यूज हो जाती है, तब 10 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन का कितना मास डिफ्यूज होगा, ठीक है। तो मास की बात हुई है तो हम क्या लगा सकते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं लगा सकते मास पे, तो हम यहाँ पे एक काम करते लगा देते हैं मोल्स वाला फार्मूला, ठीक है, क्योंकि मोल्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, मास इंक्लूड होता है। तो मोल दोनों का मोल निकाल लेता हूँ, मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय कितना दिया इसका 24 डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास कितना होगा 2, मतलब मोल कितना है इसके बाहर। अगर मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूँ तो गिवन वेट मान लेते हैं कितना है x, तो इसका मोलिकुलर वेट होता है कितना 32। आगे दोनों के मोल, और हमारे पास में फार्मूला आता है n1 बाय t1 अपॉन में n2 बाय t2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर m2 बाय n1 के बराबर। ये फार्मूला लिखा था हमने इन टर्म्स ऑफ मोल में। चलो फर्स्ट वाले के मोल कितने हैं हमारे पास में 12 डिवाइडेड बाय उसका टाइम कितना है 5 डिवाइडेड, सेकंड वाले का मोल कितना है हमारे पास में x अपॉन में 32 इनटू में साथ में उसका क्या लिखना है हमको टाइम लिखना है t2 टाइम कितना दिया हमको 10 सेकंड, ठीक है। चलो 5 नीचे आ जाएगा और 32 इनटू 10 क्या चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिख देते दोनों का मॉलिक्यूलर मास। मास की बात करूँ m1 कितना किसका लिखा हाइड्रोजन का तो 2, इसका लिखेंगे कितना 32 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 16, 16 से कितना बचेगा 12, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 12 इंटू में 32 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय जाएगा 5 इंटू में x इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास में 4, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, x को इधर लिया था 4 से काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो इनको सॉल्व कर लेंगे हम, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 12 to 16 इंटू 12, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेना तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 160 और 32 192 के समथिंग इसका कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना मास आ जाएगा उसका 16 इंटू 12, ठीक। समझ में आया सभी को। देखो हमसे क्या पूछा था, इसका मास दिया हुआ था 24 ग्राम हाइड्रोजन डिफ्यूज हुआ कितना टाइम में 5 सेकंड में, ठीक है। तो उसका हमको मोल पता लग गया, टाइम पता लग गया, जिसको हमने यहाँ रख दिया। दूसरी बात हमसे पूछी कि ऑक्सीजन का मास पूछा था, तो मास तो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हमने कितना मान लिया, उसके मोल्स लगे। मोल का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको, उसका टाइम करना है। टाइम कितना दिया था हमको 10 सेकंड दिया था, ठीक है। तो कितना टाइम है 10 है, इज इक्वल टू क्या पता है हमको, मोलर मास के अंडर रूट के मोलर मास के इनवर्स क्वेश्चन होता है। हाइड्रोजन का मास कितना रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे किसका रखेंगे ऑक्सीजन का, कितना होगा 32, दोनों का कैंसिल किया कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। तो 12 इंटू में 32 इंटू 10 क्या चले जाएगा, 12 के पास ऊपर 5 कहाँ जाएगा इसके डिवाइडेशन में, तो 5 इंटू क्या जाएगा x, 5 से कैंसिल करेंगे 2, और 4 से 32 कैंसिल होगा कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। और इनका इंटू कर देंगे 8 टू 16 और इंटू में क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो क्या जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन इफ यूज्ड थ्रू ए होल in 5 seconds, find the time taken by same volume of oxygen if used through same hole। हमसे बोला कि हाइड्रोजन का जो XML है वो 5 सेकंड में किसी होल से क्या हो जाता है, इफ्यूज हो जाता है, तब उतना ही वॉल्यूम ऑक्सीजन का इफ्यूज होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, उसी होल के द्वारा, ठीक है। तो हमको पता है कि कौन से टर्म्स दे दिए हमको, वॉल्यूम के टर्म्स में क्या दिया हमको क्वेश्चन दिया, तो वॉल्यूम के टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है V1 अपॉन में T1 डिवाइडेड बाय V2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर M2 अपॉन में, मान लेते हैं कि मास पहला वॉल्यूम जो है किसका ले लेते हैं हाइड्रोजन का, सेकंड वॉल्यूम किसका ले लेते हैं ऑक्सीजन का। वॉल्यूम कितना दिया हमको हाइड्रोजन का x, और टाइम कितना लगा उसके लिए उसको, ठीक है, 12 इन 5 सेकंड, ठीक है। यहाँ कितना रखेंगे हम डिवाइडेड बाय V2 वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम भी उसमें क्या बोला है कि उतना ही वॉल्यूम लेना है हमको, तो उसका भी वॉल्यूम कितना ले लेते हैं हम x ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या रख देते हैं t इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर m2। ऑक्सीजन की मास की बात की तो कितना होता है 32, m2 का मास का रखेंगे यहाँ रखेंगे, m1 किसका हाइड्रोजन का कितना होता है
2 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 16 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, t ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा t/5, समझ में आया ना, तो ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा इक्वल टू √4 116 मतलब कि 4, 5 का इंटू कर दोगे तो t इज इक्वल टू 5 × 4 मतलब आ जाएगा कितना 26, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है इसका आंसर क्या आएगा 26। तो देखने में से क्वेश्चन लगते हैं कि कहाँ टाइम का रिलेशन और ये सब, लेकिन क्या होता है सॉल्व करने में इजी है, ये फार्मूला को तुमने याद कर लिया, ठीक है। 3 फार्मूले बताए मैंने, एक वॉल्यूम के टर्म्स में बताया है, एक डिस्टेंस के टर्म्स में बताया है और एक मोल के टर्म्स में। 2 पे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, वॉल्यूम वाले टर्म्स से भी क्वेश्चन कर लिया हमने और मोल्स वाले टर्म्स से क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। एक डिस्टेंस वाले क्वेश्चन टर्म्स पे क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो पाइप है जिसके अंदर अमोनिया एक तरफ से दूसरी तरफ से इससे गैस दोनों के दोनों क्या हो रही है डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर है। हमसे पूछा है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम x से कितनी दूरी पर डेंस व्हाइट फ्लूम अपीयर, डेंस व्हाइट फ्लूम हमें दिखेगी, ठीक है। क्या होगा NH3HCl से मिलेगा और क्या बनाएगा NH4Cl बनाएगा और जहां NH4Cl बनेगा वहां पे क्या दिखेगी हमको फ्लूम दिखेगी, ठीक है। अब देखो कहाँ पे बनना चाहिए, मान लो इसका मिड पॉइंट में यहाँ पे मान लो कि ये है ना 1 मीटर पे, तो कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी या उस तरफ बनेगी। उसके लिए पहले देखते हैं हम क्या इनका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इनके मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो इसका मास कितना हो जाएगा 14 और 3 17 और इसके मास की बात करूँ तो 35.5 + 1 मतलब कि 36.5। अब ये हल्की गैस और ये कैसी गैस है भारी है, ये हल्की है इसका मतलब कि ज्यादा दूर चलेगी और ये कहाँ चलेगी कम चलेगी, मतलब कि ये यहाँ से तो आगे निकल जाएगी और ये कहाँ तक पहुंचेगी यहीं पे पहुंचेगी कहीं बीच में, और जहाँ पे पहुंचेगी वहां पे क्या बन जाएगा NH4Cl बन जाएगा और जहाँ NH4Cl बनेगा वहां पे क्या दिखने लगेगी हमको फ्यूम दिखने लगेगी, समझ में आया। अब निकालना हमको क्या है डिस्टेंस, मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में d डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है d है और बाकी के बचे कितनी हो जाएगी 2 - d, ये हो जाएगी 2 - d, ठीक। चलो तो हमको इसका आंसर बताना कितना आएगा, 1.4 आएगा, 1.2 आएगा, 0.8 आएगा, 0.6। अब एक बात तो सुन लो, 2 ऑप्शन तो ये वाले कभी आ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बीच में है, मिड पॉइंट कहाँ है यहाँ पे है। अब हमने बोला कि इससे तो क्या बनेगी दूर बनेगी, क्यों, क्योंकि ये वाली गैस क्या है हल्की हल्की, तो ये ज्यादा दूर जाएगी x से, है ना, मतलब 1 से तो ज्यादा जाएगी, मतलब ये 2 आंसर तो आ नहीं सकते। अब निकालना हमको इन दोनों में से, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस के टर्म्स में हमारे पास फार्मूला होता है d1/t1/d2/t2 इज इक्वल टू हो जाएगा √ के अंदर m2/m1, सिंपल है, जो फार्मूला हमने पहले लगाया। चलो फर्स्ट वाले ने डिस्टेंस किसके मान लेते हैं अमोनिया, कितने चल रहा है हमारे पास में d डिस्टेंस चल रहा है, तो इसको मान लेते हैं d/में टाइम, टाइम कितना लगेगा, देखो जितने टाइम में यहाँ पहुंचा उतने टाइम में इसको भी यहाँ पहुंचना पड़ेगा, जब भी दोनों मिलेंगे और क्या बनेगी इनकी फ्यूम बनेगी, मतलब ये कितना टाइम टेकन करेगा t टाइम। दूसरे वाले की बात करूँ, दूसरे वाला कितने डिस्टेंस चल रहा है 2 - d, इसके रख देते हैं 2 - d अपॉन में टाइम कितना रखेंगे t, √ के अंदर मास। फर्स्ट वाले का क्या है मास 17, तो यहाँ रखेंगे, सेकंड वाले का कितना है यहाँ पे 36.5, तो यहाँ रखते हैं। t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, t से t का हो गया कैंसिल, और 17 से इसको काटेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.25 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। 17 दोनों क्या होता है 34, और उसके बाद इसको काटोगे तो 2.25 टाइम अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा, उससे √ इसकी इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इजीली इसलिए सॉल्व हो जाएगी कि 225 जो होता है वो होता है 15 का स्क्वायर, है ना, इसका मतलब किसका आएगा √ तो कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखते हैं d/में 2 - d इज कितना बचेगा 2.25, हमने अप्रोक्स टाइम काट लिया और 2.25 का √ जब निकालोगे तो आ जाएगा कितना 1.5। चलो d इज इक्वल टू 2 × 1.5 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, 2 - 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा माइनस का 1.5d। चलो 1.5d इसके पास ऐड हो जाएगा तो 1 + 2.1.5d आ जाएगा 2.5d इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 3/2.5, 5 हटाएंगे 0, 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 × 5 और बचेगा 2 1 और ये चलेगा 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1.2, आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा बी। तो तीनों वाले कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया, ठीक है। वॉल्यूम पे भी करवा दिया, मास पे भी करवा दिया, मोल पे भी करवा दिया और बचा था डिस्टेंस वाला, उस टर्म से भी हमने क्या कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कैसे रखेंगे t1/t1 d2/t2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2/m1। फर्स्ट वाला डिस्टेंस कितनी चला है d, सेकंड वाला कितना हो जाएगा उसकी 2 - d चलेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितने थे हमारे पास में 2 थी, दोनों की वैल्यू को रख दी। टाइम सेम रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेम टाइम पे ही दोनों एक साथ मिलेंगे और जब मिलेंगे तभी क्या बनेगी इनकी फ्यूम बनेगी, ठीक। और इस तरीके से इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 1.2, ठीक है। नोट कर
ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमने ऐसा देखा था कि जब हमारा प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया तीनों के तीनों कैसे कांस्टेंट हो, पर कभी ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि जब दो केसों का प्रेशर हम क्या रख दें, डिफरेंट डिफरेंट रखें, बाकी कंडीशन सिमिलर रखें, क्योंकि कोएफिशिएंट के लिए हम होल सेम रखेंगे तो उसका एरिया दोनों कंडीशन में सेम होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दोनों के लिए कैसा होगा, सेम ही होगा। चेंज क्या हो सकता है, एक और प्रेशर के, एक गैस का प्रेशर कुछ अलग रखा, दूसरी गैस का हमने प्रेशर अलग रख दिया। ठीक है, तो व्हेन प्रेशर कैसा हो, डिफरेंट हो, और एरिया एंड टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट। ठीक है, रेट का जो फार्मूला था हमारे पास में डायरेक्टली वो क्वेश्चन था, बोलो P इंटू ए अपॉन में अंडर रूट के अंदर T इंटू ए, कौन कौन कांस्टेंट है हमारे पास में, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर हम फार्मूला लिखते हैं, लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, क्योंकि प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है इसके मास के, तो इसको लिख सकते हैं M2/n। इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, कौन से टर्म्स में बनेगा, जब प्रेशर कैसा हो, डिफरेंस हो और मास कैसा हो, सेम। एक और चीज याद रखना, कई बार ये होता है कि क्वेश्चन में मास नहीं देते हुए क्या देते हैं, हमको नंबर ऑफ मोल्स देते हैं, तो हमको पता है कि प्रेशर जितना होता है, जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल भी क्या होते हैं, उतने ही ज्यादा होंगे, जितना नंबर ऑफ मोल उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू होता है कितना, N1/N2 के। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इसको, R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 अंडर रूट के अंदर M2/n। हो सकता है कि इस फॉर्मूले में हमको कभी प्रेशर में मोल्स दे दें, ठीक है, प्रेशर नहीं देते हुए क्या दे दें, मोल्स दे दे, तो हम क्या रख सकते हैं, प्रेशर की जगह मोल्स भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, दोनों का हम रेशो ले रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी ले रहे हैं, जितना ज्यादा मोल होते हैं उतनी ज्यादा क्या होता है, गैस का प्रेशर होता है। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 ऑफ helium diffused through a hole in 10 सेकंड एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm। ठीक है, 20 एमएल हीलियम जो है तो 10 सेकंड में 2 atm प्रेशर पे डिफ्यूज होती है। तब हमको बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CH4 डिफ्यूज इन सेम टाइम एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, 1 atm प्रेशर पे कितने ml मीथेन डिफ्यूज होगी। ठीक है, तो हमको पता है कि V1 अपॉन में T1 अपॉन में V2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू होता है P1 अपॉन P2 अंडर रूट के अंदर M2 अपॉन में M1। सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर चेंज कर दे तो प्रेशर का भी हमारे पास में क्या है, रिलेशन रख सकते हैं। चलो बताओ कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ, 20, टाइम कितना लगा, 10 डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम हमसे पूछा है यहाँ पे V2 है ना, टाइम कितना लगा इसमें, सेम टाइम उसका भी कितना लेना हमको, 10 ही लेना। ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर, इसका प्रेशर P1 कितना लगा था हमने 2, P1 कितना रखा हमने 1 atm अंडर रूट के अंदर मास मीथेन का कितना हो जाएगा यहाँ पे CH4 मतलब 16, और बात करिए इसके हीलियम कितना आ जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे 4 बचेगा कितना 2 2 का कितना आ जाएगा 4, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 20/P2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 में से कितना बाहर आएगा 2, तो यहाँ कितना लगेंगे हम 2 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 में यहाँ से 4 का कितना बचेगा 2, 2 2 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, P2 वहाँ चला जाएगा तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, मतलब कितना ml होगी मीथेन 5 ml। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन आ सकता है किसका, वॉल्यूम की जगह हमको क्या दे सकता है यहाँ पे, प्रेशर भी दे सकता है, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, प्रेशर भी P1 और P2 रख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, यदि हमको क्या देना है यहाँ पे, मोल दे दें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दें। ठीक है, नोट कर लेना है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन इससे डिफरेंट है, मान लो मोल दे दिए हमारे पास में CH4 के 4 मोल है और हीलियम के कितने हैं 2 मोल है। ठीक है, हीलियम के कितने दिए 2 मोल है, हमने बोल दिया कि हीलियम का हमारे पास में 1 मोल है, तब बताओ इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर P1/P2 के, लेकिन हमने बोला कि इनकी जगह हम प्रेशर की जगह किसको रख सकते हैं, मोल को भी रख सकते हैं, क्योंकि मोल जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, प्रेशर के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा N1/N2 अंडर रूट के अंदर M2/। ठीक है, रख सकते हैं इसकी वैल्यू को। N1 मीथेन का कितना दिया 4, N1/N2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अंडर रूट के अंदर, हीलियम का यहाँ रखेंगे हम कितना 4 और इसका कितना रखेंगे हम 16, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 10, 4 में से कितना हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 8/1, मतलब ये कितना आ जाएगा 8:2। इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिए, अगर मोल दे दे तो भी हम इसको इस फार्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर की जगह क्या रख देंगे मोल, नहीं दिया तो क्या रख देंगे प्रेशर, दिया तो प्रेशर, और प्रेशर नहीं दिया तो प्रेशर कांस्टेंट मान के फिर से सॉल्व करेंगे, मास से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये खत्म होता है हमारा सेकंड लेक्चर। ठीक है, फोर्थ लेक्चर सॉरी।